कैसे हो बच्चों, मेरा नाम है अमृतपाल। आज हम बात करने वाले हैं मास्टर्स इन जर्मनी के बारे में। कैसे आप 2026 में मास्टर्स में जर्मनी के टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। हम आपको बताने वाले हैं पूरा जर्मन मास्टर्स के बारे में। यस, हम बात करेंगे पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, ट्यूशन फीस में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। हम बात करने वाले हैं कैसे आपको परमानेंट रेसिडेंसी लेना है, कैसे परमानेंट रेसिडेंसी को आप सिटीजनशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या आपके राइट्स हैं, क्या वर्क राइट्स है जर्मनी में, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए सही है। इस वीडियो के बाद आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द टॉपिक मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, मास्टर्स इन जर्मनी के बारे में जब भी हम सोचते हैं या हम सर्च करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ें हमारे को कंफ्यूजिंग ये लगती है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में जाए। जर्मनी में डिफरेंट टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, टीयूस है, एफएच है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, यूनिवर्सिटीज़ रिलेटेड टू आर्ट्स है। तो आपको कंफ्यूजन ये होता है कि टीयू में जाए, एफएच में जाए, प्राइवेट में जाए, पब्लिक में जाए, कौन सी यूनिवर्सिटी सही है। नॉन जर्मन डिग्रीज देती हैं वो, जर्मन डिग्रीज देती हैं वो, तो बहुत टाइप के वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए सही है और कौन से टाइप की यूनिवर्सिटी का क्या रिकॉग्नाइजेशन जर्मनी में होता है। सो अगर हम एजुकेशन लैंडस्केप के बारे में बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जर्मनी में टोटल 425 प्लस यूनिवर्सिटीज़ है, स्टेट रिकॉग्नाइज्ड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन जर्मनी। तो कौन से हैं? तो सबसे पहले आती है यूनिवर्सिटी और टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़। जो यूनिवर्सिटीज़ होती है, लेट्स से एन एग्जांपल, एक यूनिवर्सिटी का मैं नाम बताऊं आपको, LMU, राइट, लुडविग्स मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी। सो ये पूरी यूनिवर्सिटी है। फिर उसी स्टेट में म्यूनिक में TU म्यूनिक भी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक। अभी दोनों थोड़ी अलग यूनिवर्सिटीज़ है। TU यूनिवर्सिटीज़ में मेजरली टेक्निकल कोर्सेज होते हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें सारे कोर्सेज होते हैं। आपके मेडिसिन भी होंगे, आर्ट्स के कोर्सेज भी होंगे, कॉमर्स के कोर्सेज भी होंगे, इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी होंगे। तो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझनी है, जब भी जर्मन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्ट्रक्चर बना रही थी तभी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी, राइट। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़, उसी में इंजीनियरिंग चलता था, उसी में मेडिसिन चलता था, उसी में कॉमर्स चलता था। और तभी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि यार नॉर्मल जिस बच्चों को कॉमर्स करना है, जिन बच्चों को आर्ट्स करना है, लेट्स से एन एग्जांपल, जिन बच्चों को इंजीनियरिंग करना है, वो रिसर्च क्यों करेंगे अगर उनको रिसर्च में नहीं जाना है। तो उसके बाद इन लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ को स्प्लिट करना चालू किया। तो सबसे पहले जो यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी तो वो यूनिवर्सिटीज़ थी, राइट, सिंपल यूनिवर्सिटीज़। उनको इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया। तो दो पार्ट बन गए, एक TU जिसमें टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हुई, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में टेक्निकल कोर्सेज के रिसर्च होने चालू हुए, इनोवेशंस, इन्वेंशन पे ध्यान दिया गया। उसके बाद बनी FH, फॉकहोफशूले यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज, जहां पर उन्होंने रिसर्च बेस्ड को इंपॉर्टेंस नहीं दिया बट स्किल बेस्ड को इंपॉर्टेंस दिया। बच्चों को सिखाया गया कि कैसे अपनी स्किल्स को बढ़ाना है, कैसे ओरिजिनल आपको काम करना है इंडस्ट्री रिलेटेड, कैसे आप इंडस्ट्री फोकस्ड, इंडस्ट्री ओरिएंटेड बन सकते हो, सो दैट जैसे ही आपका ग्रेजुएशन खत्म हो आप एम्प्लॉयबिलिटी के लिए रेडी हो। बट जो ऑन द अदर हैंड TU आपको फोकस करवाता है कि भाई रिसर्च करिए, इनोवेशंस करिए, इन्वेंशन करिए, उसके लिए इन्होंने TU बनाया। अभी मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के अंदर क्या है कि वो यूनिवर्सिटीज़ ही उन्होंने रखा, उन्होंने स्प्लिट नहीं किया। यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज को स्प्लिट नहीं किया या तो TU को स्प्लिट नहीं किया। जो छोटे स्टेट्स होते हैं जनरली उन्होंने अपनी एक ही यूनिवर्सिटी रखी, उसमें ही वो लोग TU के भी कोर्सेज कराते हैं, FH के भी कोर्सेज कराते हैं। तो उन यूनिवर्सिटीज़ में FH के कोर्सेज में भी रिसर्च कराया जाता है। तो वो दोनों कोर्सेज अलग नहीं होते उन यूनिवर्सिटीज़ में। तो यूनिवर्सिटी, लेट्स से एन एग्जांपल, यूनिवर्सिटी ऑफ हाले, राइट, तो मार्टिन लूथर यूनिवर्सिटी ऑफ हाले, उसके अंदर आपको ऐसा नहीं है कि FH के कोर्सेज भी मिलेंगे, नहीं, उसके अंदर आपको यूनिवर्सिटी लेवल के कोर्सेज ही मिलेंगे जिसमें आपको रिसर्च कराया जाएगा, इनोवेशंस, इन्वेंशन पे ध्यान दिया जाएगा, राइट। तो ये हो गया TU FH, कैसे उन्होंने यूनिवर्सिटी को TU और FH में बांटा और उसका क्या लॉजिक था। लॉजिक यही था, सो मेन इतना ही डिफरेंस था कि TU वाले बच्चों को फोकस किया गया कि रिसर्च, इनोवेशंस, इन्वेंशन करें, और FH वाले बच्चों को फोकस किया गया कि आप सिर्फ इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल्स को लें और बाद में जैसे ही आप पास आउट होते हो आप तुरंत ही एम्प्लॉयबिलिटी के लिए रेडी रहें। तो आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटीज़ और टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज, जो मैंने आपको बताया, फॉकहोफशूले, राइट, मीन्स यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज, उसमें भी दो टाइप की होती है, FH होती है और HAW होती है, राइट, होchschule für angewandte Wissenschaft। फिर होता है कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड म्यूजिक,
फिर आती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, राइट। प्राइवेट में इधर इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखनी है। प्राइवेट में दो टाइप की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो होती है स्टेट रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और जो होती है इंटरनेशनल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। अभी हम बात करेंगे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती है स्टेट रिकॉग्नाइज्ड, मींस देयर डिग्रीज आर ऑफिशियली वैलिड अंडर जर्मन रेगुलेशन। तो जो आपको डिग्री मिलेगी वो सेम पब्लिक यूनिवर्सिटी की ही डिग्री होगी, नॉट पब्लिक यूनिवर्सिटी की बट पब्लिक यूनिवर्सिटी के लेवल की, क्योंकि जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है वो भी स्टेट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री देता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी आपको स्टेट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री देता है। देन जहां पर बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक करते हैं, सोचते हैं कि वो जर्मन यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, बट उनकी जो डिग्री होती है, उनकी जो यूनिवर्सिटी होती है वो नॉन जर्मन यूनिवर्सिटी होती है। मीन्स उनकी यूनिवर्सिटीज जर्मनी में रिकॉग्नाइज्ड डिग्री नहीं दे सकती बट इंटरनेशनल डिग्रीज दे सकती है। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है यूके से, वो जर्मनी में आके पढ़ा रही हैं तो वो यूके की डिग्री दे रही है। यूएस की यूनिवर्सिटीज है वो यूएस की डिग्रीज दे रही है। इटालियन यूनिवर्सिटीज है वो इटली की डिग्री दे रही है। तो हमें ये ध्यान रखना है। तो और ये नॉन जर्मन यूनिवर्सिटीज किन्हें सिलेक्ट करनी चाहिए वो भी मैं आपको आगे वाली स्लाइड्स में बताता हूँ। ओके, मैं ये बोलना चाहता हूँ आप लोगों को सबको, जो भी डाउट्स है आप कमेंट में डालिएगा, जो भी टॉपिक के बारे में आपको न्यू वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट में डालिएगा, हम लोग आपके लिए सारी वीडियोस बनाने वाले हैं। ओके, अभी सबसे इम्पॉर्टेंट जितने भी बच्चे हैं वर्ल्ड वाइड, नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड जितने भी बच्चे हैं उनको सबसे पहले अपनी एक यूनिवर्सिटी की चेक करनी पड़ती है कि यूनिवर्सिटी का स्टेटस जर्मनी में क्या है, राइट। हम लोग मास्टर्स के बारे में तो पूरा बात करेंगे, बट उससे पहले आपकी यूनिवर्सिटी की जो आप बैचलर्स जहां से कर रहे हो उसकी जर्मनी में स्टैंडिंग क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जो चेक करना है। तो जर्मनी में एक स्टेटस होता है एनाबिन स्टेटस। एनाबिन करके एक वेबसाइट है enabin.kmk.org। उस वेबसाइट में आप अपनी इंडियन यूनिवर्सिटी या तो ग्लोबल यूनिवर्सिटी की आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। और 3 टाइप के यूनिवर्सिटीज को स्टेटस दिए गए हैं। एक दिया गया है H+, एक दिया गया है H+-, एक दिया गया है H-। अभी जो H+ यूनिवर्सिटीज होती है उसमें आप जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, दोनों में जा सकते हैं, इवन नॉन जर्मन यूनिवर्सिटीज में भी जा सकते हैं। मींस ये डिग्रीज आपकी फुल्ली प्रोटेक्टेड है। देन कम्स H+-, जिसका स्टेटस जर्मन गवर्नमेंट को अनक्लियर है, उनको पता नहीं है कि आपके इंडिया में ये यूनिवर्सिटी का स्टेटस क्या है। उस केसेस में आपको अपनी यूनिवर्सिटी से सारे डॉक्यूमेंट्स लेके enabin.kmk.org को ईमेल करने पड़ते हैं और 6 मंथ्स के बाद वो लोग आपकी यूनिवर्सिटी को हो सकता है कि H+ स्टेटस दें, हो सकता है कि H- स्टेटस दें। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स भेजोगे, तो डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, आपके यूजीसी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पूरे NAC के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और उसके बाद जर्मन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आपकी यूनिवर्सिटी H+ में फॉल हो रही है या तो H- में। अगर तो आपने सारे डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी के भेजे तो वो H+, अगर सारे डॉक्यूमेंट भेजे तो। जैसे कि मैंने आपको बताया था जर्मनी में 2 टाइप की यूनिवर्सिटीज होती है, राइट। एक होती है स्टेट रिकॉग्नाइज्ड और एक होती है नॉन जर्मन यूनिवर्सिटीज। मैं नॉन जर्मन लिखा हूं। स्टेट में 2 टाइप की यूनिवर्सिटीज है, पब्लिक एंड प्राइवेट, राइट। अभी H- अगर आपकी यूनिवर्सिटी होती है तो आप ना तो पब्लिक में जा सकते हैं, राइट, ना तो प्राइवेट में जा सकते हैं। मीन जो स्टेट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री देती है आप इन दोनों में नहीं जा सकते, बट आप नॉन जर्मन जो डिग्रीज देती है उनमें जा सकते हो, क्योंकि उनका तो कोई मतलब ही नहीं है इस पूरे स्टेटस से, क्योंकि आप इंटरनेशनल डिग्री जर्मनी में ले रहे हो। और H+- में आप अपना ZAB करके आप अपनी यूनिवर्सिटीज में जो H+ के अंदर फॉल होती है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपका ZAB पॉजिटिव आया तो। और ZAB आपको अप्लाई करना है, उसमें भी हम आपकी हेल्प करते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी H- या तो H+- है, जरूर हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको बताएंगे कैसे आप जर्मनी में सक्सेसफुल पढ़ सकते हैं। ओके, ऐसा एक वेबसाइट का पेज खुलेगा जिसके अंदर आपकी डिग्रीज को वो लोग रिकॉग्नाइज करते हैं यूनिवर्सिटीज को। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद, वो है H+। फिर आती है इंडस यूनिवर्सिटी H+। इंडस यूनिवर्सिटी को हमने ही H+ करवाया था उनके डॉक्यूमेंट्स भेज के, क्योंकि जब भी इंडस यूनिवर्सिटी गुजरात यूनिवर्सिटी से अलग हुई, गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी से अलग हुई, तो वो प्राइवेट डीम यूनिवर्सिटी बन गई। बट अभी गवर्नमेंट को तो कैसे पता चलेगा कि भाई इंडस यूनिवर्सिटी का स्टेटस क्या है। सारे डॉक्यूमेंट्स लेके रजिस्ट्रार ऑफिस से हमने जर्मनी भेजे और अमृतपाल विजन ने इन यूनिवर्सिटीज को H+ करो।
देन आती है, अभी मैं आपको एक और स्टेटस बताऊंगा, ये जो H- वाली यूनिवर्सिटीज है, H+- उसका स्टेटस अभी जर्मन गवर्नमेंट को अनक्लियर है, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, स्टेटस ऑफ द यूनिवर्सिटी नहीं है। तो ऐसे करके आपका पेज खुलेगा, उसमें आपको चेक करना है आपका यूनिवर्सिटी का स्टेटस। अगर तो मैं बहुत फास्ट आपको समझा रहा हूँ, कमेंट में लिखेगा स्लो समझाइए, मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको अगली पीपीटी स्लो समझाऊं। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ जर्मन यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी। मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको बता दिया कि कैसे टाइप की यूनिवर्सिटीज होती है, उसी स्लाइड में सारी चीजें समझा दी, बट अभी मैं बताऊंगा आपको उसकी डिटेल्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यूनिवर्सिटी और टीयूज, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस FH, HAW, आर्ट्स एंड म्यूजिक, HAW को हम लोग जर्मनी में बोलते हैं हैम्बर्ग, राइट, ऐसे बहुत। फिर HTW भी होती है, Hochschule für Technik und Wirtschaft, ये है Hochschule für angewandte Wissenschaft। सो प्राइवेट स्टेट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, हम इन चार के बारे में बात करने वाले हैं। सो जो यूनिवर्सिटीज और टीयू होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो रिसर्च पे फोकस करती है, राइट, रिसर्च ओरिएंटेड डिग्री, ब्रॉड एकेडमिक डिसिप्लिन्स, स्ट्रॉन्ग थियोरेटिकल फाउंडेशन, ऑफन डॉक्टरल पाथवे। अगर तो आपको PhD करना है तो PhD आपका इन यूनिवर्सिटीज में होगा, टीयू और यूनिवर्सिटीज में। और एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, आपके सेमिनार्स होंगे, रिसर्च प्रोजेक्ट्स होंगे, थीसिस होगी, ऑफन लिंक टू लैब्स, इंस्टीट्यूट्स और रिसर्च, जो बड़े बड़े जर्मनी में लैब्स है। अब ये जो रिसर्च आपकी होने वाली है, अभी देखिए जर्मन गवर्नमेंट आपको फ्री में पढ़ा रही है, राइट। आप जर्मनी के सिटीजन भी नहीं हो, आपका कोई लेना देना नहीं, आपने जिंदगी में कभी जर्मनी को 1 रुपया टैक्स नहीं दिया है, तो भी वो आपको एक ऐसी कंट्री से लेके बुला रहे हैं और फ्री में पढ़ा रहे हैं। रीजन, क्योंकि इन जर्मनी एजुकेशन इज नॉट फॉर सेल, दे आर थिंकिंग एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ एनी बिग इकोनॉमी। तो वो चाहते हैं कि आप अपनी जो टैलेंट है वो जर्मनी में लेके आए, हमारी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में पढ़े और कुछ रिसर्च करें और जर्मनी की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करें। तो गाइस, जर्मनी में सिर्फ आपको ऐसा नहीं कि फ्री में हमको पढ़ना है तो इजी एजुकेशन होगा, नहीं। दे वांट यू टू डू रिसर्च, दे वांट यू टू इन्वेंट समथिंग, दे वांट यू टू डू सम काइंड ऑफ इनोवेशन, सो दैट जो आपके पीछे टैक्स खर्चा हो रहा है जर्मन सिटीजन्स का, उसको वो लोग जस्टिफाई कर सके। ओके, एग्जाम्पल्स क्या है यूनिवर्सिटीज के? LMU, TUM, हाइडलबर्ग, TU बर्लिन, TU डार्मस्टेड, बहुत सारे TUs है। फिर है, और जो LMU है वो यूनिवर्सिटी रैंक में आती है। तो आप अगर मुझे पूछोगे कि यूनिवर्सिटी बड़ी है कि TU बड़ी है, मैं हमेशा बोलता हूँ यूनिवर्सिटी बड़ी है। यूनिवर्सिटी के नीचे 2 उन्होंने सब पार्ट किए हुए हैं, मतलब यूनिवर्सिटी के 2 बच्चे हैं, जो है TU और FH। सो बड़ी यूनिवर्सिटी होती है। ओके, अभी हम बात करेंगे आर्ट्स एंड म्यूजिक। तो जर्मनी में सिर्फ इंजीनियरिंग और बिजनेस कोर्सेज नहीं होते गाइस, राइट। आप आर्ट्स एंड म्यूजिक, डांस के कोर्सेज भी फ्री में पढ़ सकते हो, फ्री में म्यूजिक सीख सकते हो, फ्री में कोई भी आर्ट्स प्रोग्राम जर्मनी में आप जाके कर सकते हो। अभी मेरे एक कोलकाता की स्टूडेंट है जो डांस के प्रोग्राम में जर्मनी गई थी, राइट, म्यूजिक के प्रोग्राम में जर्मनी गए थे। तो ऐसा नहीं है कि जर्मनी में सिर्फ और सिर्फ आपको इंजीनियरिंग, IT, डेटा, यही प्रोग्राम मिलते हैं। अगर आप जर्मनी के पूरे आर्ट्स और हिस्ट्री देखोगे, दे आर वेरी गुड इन आर्ट्स, म्यूजिक, डांस एंड ऑल दो स्टफ। सो अगर आप जर्मनी में उन प्रोग्राम में भी जाना चाहते हो, जरूर जाइएगा, बहुत मजा आएगा और यूरोपियन कल्चर भी आपको सीखना मिलेगा। देन आती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो आपको ऑफन बिजनेस, मैनेजमेंट, इंग्लिश ऑफर, स्मॉल कोहोर्ट ट्यूशन फीस वाली यूनिवर्सिटीज होती है। जो इंग्लिश टॉट जो प्रोग्राम्स होते हैं, राइट, उसके अंदर क्या होता है कि कितनी बार बच्चों को पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत होता है, बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं। और आज 2026 के अंदर जर्मनी नंबर 1 कंट्री बन गई है जर्मनी में पढ़ने के लिए। ना कोई US जा रहा है, UK जा रहा है, कनाडा जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, न्यूजीलैंड जा रहा है, सबको जर्मनी जाना है। इसीलिए जर्मन गवर्नमेंट ने न्यू क्राइटेरिया लाए कि 12th में 70% होने चाहिए, तो ही आप जर्मनी आ सकते हो। अभी इसीलिए सब बच्चों को तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो हमारे पास जर्मनी में प्राइवेट स्टेट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज भी है। तो उन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप पढ़ के आप अपना आगे का जर्मनी का सफ़र चालू कर सकते हैं। थंब रूल यही है कि अगर आपको रिसर्च में जाना है तो TU सिलेक्ट करें। अगर आपको इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग में जाना है कि आपको पहले दिन से स्किल लेवल के कोर्सेज सिखाए जाएं, तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस में जाइए। तो ये आप कंफ्यूजन मत रखिएगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस, FH, HAW, HTW वो अलग है, नहीं, दे आर ऑल सेम। ओके, सो पब्लिक यूनिवर्सिटी स्टेट फंडेड।
व्हाट इज दिस? हम लोग आप लोग देखते होंगे फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन. इज एजुकेशन रियली फ्री इन जर्मनी? देन यस, एजुकेशन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में जर्मनी में आज भी फ्री है. तो जो ट्यूशन फीस है, अभी बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझ पाते कि ट्यूशन फीस और सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस, उन दोनों में क्या डिफरेंस है. देखिए, जो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस है उसमें जो 6 महीने की आपको जो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन, छोटा सा पैसा 300-400 यूरो जो देने पड़ते हैं, उसके अंदर आपका 6 मंथ्स का ट्रांसपोर्ट भी कवर होता है, आपकी स्टूडेंट यूनियन की फीस भी कवर होती है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आपको मिलती है. तो दैट इज़ अ सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस. दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द ट्यूशन फीस. ट्यूशन फीस जो होती है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है. तो अगर आप चाहते हो जर्मनी में पढ़ना और पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ना, आपको कुछ नहीं पैसे देने हैं, सिर्फ सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस देनी है. बट लिविंग एक्सपेंसेस है. तो हम लोग जब भी बोलते हैं फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, सो पेरेंट्स बोलते हैं कि अमृतपाल फ्री तो नहीं है, रहने का तो पैसा देना पड़ेगा ना. तो ऑब्वियसली पैसे तो अगर आप इंडिया में भी कहीं पे भी पढ़ोगे तो रहने के लिए तो आपको कोई, देखो जर्मन गवर्नमेंट के पास स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो आपको रहने का भी पैसा देंगी, पढ़ने का भी पैसा देंगी, सारी चीज़ आपकी कवर करेंगी जब तक आप उधर पढ़ रहे हो. तो वो जो सुपर टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनके लिए जर्मनी में बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है. बट अभी हम समझेंगे जो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स बोले नो जर्मनी में एजुकेशन फ्री नहीं है, लिविंग एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं. गाइस, लिविंग एक्सपेंसेस आप कहीं पे भी जाओगे आपको देने पड़ेंगे. सो आपको ऐसा, इवन आप जर्मनी में सिटीजन भी हो तो भी आपको स्कूल तो खुद जाना पड़ेगा, राइट. रहना तो खुद पड़ेगा. मतलब आप ये नहीं उनसे एक्सपेक्ट कर सकते कि रहने का भी पैसा दें, अनटिल एंड अनलेस अगर आप स्कॉलरशिप पे नहीं हो तो अभी हम बात करेंगे क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी से. तो ऑब्वियसली आप हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड, मैनी प्रोग्राम आर रिसर्च लिंक्ड स्पेशली एट यूनिवर्सिटीज एंड टीयूज. आपको नेक्स्ट लेवल का एजुकेशन मिलने वाला है. क्यों? क्योंकि इन जर्मनी एजुकेशन इज नॉट फॉर सेल. जर्मनी में एजुकेशन प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस नहीं है. जर्मनी में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के ट्यूशन क्लासेस नहीं है. जर्मनी में कोई क्लासेस नहीं है, कोई ऑनलाइन कोर्सेस नहीं है, कोई तैयारी नहीं होती, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होती. एजुकेशन में सबको वेलकम किया जाता है कि आओ पढ़ो और देश को आगे बढ़ाओ और इकोनॉमी आगे बढ़ाओ. देखो, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जर्मनी जो है वो बहुत एक छोटी सी कंट्री है. अगर मैं इधर आपको पीछे लेके चलूँ, सो ये जर्मनी है, राइट. जो इंडिया का स्टेट है राजस्थान, तो जर्मनी और राजस्थान सेम लेवल के हैं. जितना एरिया राजस्थान के पास है उतना एरिया जर्मनी का है. इंडिया कितना बड़ा है, राइट. तो भी इतने सारे ग्लोबल इन्वेंशंस, इनोवेशंस जर्मनी में होते हैं, इतने सारे नोबेल प्राइज विनर्स हैं वहाँ पर, राइट. तो ये पूरी चीज़ हमें समझनी है कि ये जर्मनी है और जर्मनी में, मतलब जर्मनी राजस्थान जितना है तो भी वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है, यूरोप की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है, पूरे वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमी में आता है. तो दिस इज जर्मनी. अगर आप मेरे को पूछो कि जर्मनी में फीस है, तो ये जो सदर्न रीजन है, राइट, ये जो बाडेन-württemberg है, इसमें आपका ट्यूशन फीस है. और जो बायर्न में जो TUM है वहाँ पे भी आपकी ट्यूशन फीस है. तो ये जो सदर्न जर्मनी है, यहाँ पे ट्यूशन फीस होती है कोई यूनिवर्सिटीज़ में, बट मोस्टली ये जो बाडेन-württemberg है इसमें आपकी ट्यूशन फीस 1500 से 3000 यूरो होती है. इवन इन TUM जो यहाँ पर है बायर्न में, वहाँ पर भी आपको ट्यूशन फीस देना रहेगा. सो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जर्मनी में अगर आप जाना चाहते हैं, ऑलवेज थिंक कि अगर आप जर्मनी में जा रहे हैं तो आप उस फोकस के साथ जाइए कि मैं कोई इनोवेशन कर सकता हूँ, मैं इन्वेंशन कर सकता हूँ. उसके पीछे पैसा भी लगाएंगे जर्मन गवर्नमेंट. सो आप उस स्टेटस में जाइएगा, ना कि एक सिर्फ डिग्री लेने, ना तो एक डिग्री का पेपर लेने जाइएगा. बाकी यूनिवर्सिटीज़ में आपको बहुत मज़ा आने वाला है. ए मास्टर इज फॉर टिपिकली फॉर 2 years. 120 ECTS आपको देते हैं. ECTS इज यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम, जिसके अंदर आप यूरोप के क्रेडिट्स एक दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ आप एक्सचेंज कर सकते हो. बट प्रोग्राम स्ट्रक्चर वेरी. एडमिशन कैन बी कॉम्पिटिटिव. रिक्वायरमेंट्स आर प्रोग्राम स्पेसिफिक मॉड्यूल्स, ग्रेड, एक्सपीरियंस. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए
क्योंकि हमने इंडिया में मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है या तो कंप्यूटर साइंस किया है, राइट। और हम जर्मनी में अगर मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करते हैं तो कभी कभी हमारा एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने इंडिया में जो स्पेसिफिक मॉड्यूल्स जो जर्मन्स मान रहे हैं वो हमने नहीं किए होते हैं, या तो हमने प्रोजेक्ट वर्क नहीं किया होता है, इंटर्नशिप नहीं किया होता है। तो जर्मनी में कोई भी एक बेसिक स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि भाई अगर ये डिग्री की है तो आप जर्मनी में आ जाइए, आपको एडमिशन मिल जाएगा। नहीं, हर यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, अपने मॉड्यूल स्पेसिफिक उनकी रिक्वायरमेंट बनाई हुई होती है, वो हमें फुलफिल करनी पड़ती है। जो कॉस्ट होते हैं वो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन प्लस लिविंग कॉस्ट आपको देना पड़ता है। ट्यूशन इज यूजुअली नॉट चार्ज फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अभी जो नॉन ईयू स्टूडेंट्स है, राइट, नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए फिर भी फ्री है, बट जो नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स लाइक इंडियंस और एशियन स्टूडेंट्स वो जाते हैं तो थोड़े स्टेट्स ने जो स्पेशली सदर्न जर्मनी में है उन्होंने बोला है कि यार हम नॉन ईयू स्टूडेंट्स को फ्री में नहीं पढ़ाएंगे, हम थोड़ी बहुत फीस चार्ज करेंगे, थोड़ी बहुत। अभी फीस भी कितनी है? 1500 यूरो, मतलब 1.5 लाख रुपया, राइट। 1.5 लाख तो डेफिनेटली अगर हम यूके, यूएस, कनाडा को देखेंगे तो 20-20 लाख रुपये देने हैं। बट अभी क्या होता था, स्टूडेंट्स आते थे अननेसेसरी जर्मन गवर्नमेंट का एडवांटेज लेते थे, 5-5, 6-6 साल स्टूडेंट स्टेटस पे रहते थे। पहले जब भी मैं जर्मनी में गया था मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जो 6-6 साल जिन्होंने मास्टर किया है, 8-8 साल जिन्होंने बैचलर्स किया, जस्ट टू मेंटेन देयर स्टूडेंट स्टेटस। और अपना टाइम पे भी स्टूडेंट स्टेटस रहो, फ्राई सेमेस्टर लो, फेरियल लो और आप अपना काम करते जाओ। ऐसे भी स्टूडेंट्स थे। तो जो अननेसेसरी एडवांटेजेस स्टूडेंट्स ने लिए उसकी वजह से उन्होंने बोला भाई हम ट्यूशन फीस डालेंगे, वी डोंट वांट यार नॉन जेन्युइन स्टूडेंट्स। सो अभी इसके अंदर जो सेमेस्टर, मैं वही समझा रहा था आपको, सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन व्हाट इट कैन इंक्लूड, ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन, स्टूडेंट सर्विस, स्टूडेंट एंड वर्क, जो आपको स्टूडेंट सर्विस उधर दी जाती है वो भी आपको इसमें इंक्लूडेड होती है। स्टूडेंट बॉडी फीस, ऑफन सेमेस्टर टिकट, लोकल रजिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट, समटाइम्स नेशन वाइड वेरिएंस। अभी क्या होता है कि जर्मनी में जो ये एनर्जी क्राइसिस हुए, राइट, जो हमारा यूक्रेन का वॉर हुआ था, जो रशिया एंड यूक्रेन वॉर हुआ था, उसके बाद एनर्जी की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई थी जर्मनी में। तो जर्मनी में एक डॉइचलैंड वाइड टिकट 49 यूरोस का उन्होंने लॉन्च किया कि भाई जर्मनी में अगर आपको घूमना है अनलिमिटेड 49 यूरोस का टिकट लो और जर्मनी घूमो, सो दैट उनके जो डीजल के प्राइसेस हैं वो कंट्रोल कर सके, पेट्रोल के प्राइसेस है वो कंट्रोल कर सके, एनर्जी के प्राइसेस है कंट्रोल कर सके। इसीलिए उन्होंने डॉइचलैंड वाइड टिकट निकाली, पूरे जर्मनी में 49 यूरोस में कहीं पर भी घूमो। तो अभी यूनिवर्सिटीज़ ने क्या ऐड कर दिया है सेमेस्टर टिकट में। पहले जब भी हम पढ़ते थे तो सेमेस्टर टिकट में सिर्फ आप जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो वो जिस स्टेट में है वो पूरा स्टेट कवर होता था। जैसे मेरा ब्रैंडनबर्ग स्टेट था, मैंने बीटीयू कॉटबुस से किया है, तो मेरा ब्रैंडनबर्ग स्टेट में मैं फ्री भी घूम सकता हूँ। बट अगर मेरे को ब्रैंडनबर्ग से कोई दूसरे स्टेट में जाना है तो मुझे टिकट लेनी पड़ती थी। आज वो सिनेरियो नहीं है। तो सेमेस्टर टिकट आप मोस्टली यूनिवर्सिटी के साथ पूरा जर्मनी घूम सकते हो, पूरा जर्मनी। नाउ अभी हम बात करेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में। अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी उन दोस्तों के लिए है जो पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, जो एलिजिबल नहीं हैं, जिनके नंबर्स कम हैं, तो वो जर्मन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। अभी बहुत सारा आपने ये डिबेट देखा होगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अच्छी नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाने का कोई मतलब नहीं है, ये वो। तो देखिए ऑब्वियसली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी है लाइक पब्लिक यूनिवर्सिटीज, ऐसा नहीं होता है। डेफिनेटली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइवेट आर सुपीरियर देन पब्लिक, बट जर्मनी हैज ऑल द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड बाय इंटरनेशनल स्टूडेंट। मतलब अगर आप जर्मनी जा रहे हो, लेट्स से एन एग्जांपल, आप यूके जा रहे थे बट अभी आप यूके को डिच करके जर्मनी आ रहे हो, पर पब्लिक नहीं मिल रही बट प्राइवेट में जाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको जर्मनी आना चाहिए। अगर आप डिग्री कर लेते हो और आपके पास जर्मन लैंग्वेज C1 है, देखो ये मैं आपको मेरी गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने जर्मन लैंग्वेज C1 सीख लिया प्लस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपका डिग्री हुआ तो आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको जर्मनी में मिलेंगे जिन्होंने पब्लिक यूनिवर्सिटी में किया अपना एजुकेशन, पब्लिक यूनिवर्सिटी में करने के बाद जर्मन नहीं है जिनके पास, राइट, जिनके पास जर्मन नहीं है वो लोग आज जॉबलेस हैं।
तो जर्मनी में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने प्राइवेट में से किया कि पब्लिक में से किया, जर्मनी में ये इंपॉर्टेंट है कि आपको जर्मन लैंग्वेज आती है या नहीं, सिर्फ और सिर्फ इतना। तो ये बड़ा कंफ्यूजन हमें क्रिएट नहीं कर रहा है कि पब्लिक अच्छी है कि जर्मन अच्छी है, दोनों अच्छी है, लाइक पब्लिक अच्छी है कि प्राइवेट अच्छी है, दोनों अच्छी है। इंपॉर्टेंट चीज़ अच्छा नहीं होता, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्किल एक्वायर करना, आपको स्किल्स लाने हैं। आपको जर्मन लैंग्वेज इज अ बिग स्किल इन जर्मनी राइट नाउ, जर्मन है तो सारी चीज़ें मुमकिन है। सो अभी हम बात करेंगे ट्यूशन वर्सेस सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हो, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन फीस अराउंड 300 यूरोस होती है, और पब्लिक यूनिवर्सिटी बाडन-विटनबर्ग में जा रहे हो नॉन ईयू स्टूडेंट्स के लिए 1800 होती है, और अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपकी फीस अराउंड 7500 यूरो से प्लस या उतने के करीब होती है। तो ये आप पे करोगे अगर आप जर्मनी में पढ़ना चाहते हो। अगर पब्लिक में एडमिशन मिल गया सिर्फ 300 यूरो, पब्लिक में बाडन-विटनबर्ग सदर्न जर्मनी टाइप में जाते हो तो 1800 यूरो, 1500 यूरो, 3000 यूरो डिपेंड ऑन द कोर्स, और 7500 प्लस अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। जैसे कि मैंने आपको बताया फी कंपोनेंट क्या है, ट्यूशन फीस होता है और सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस होता है। ओके, अभी हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड द राइट प्रोग्राम इन जर्मनी। अभी जर्मनी में 99% स्टूडेंट इस स्टेप पे मिस्टेक करते हैं। 99% स्टूडेंट, उनको लगता है यार जो भी एडमिशन मिले, जो भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले चले जाओ, राइट, कहीं पे भी मिले चले जाओ। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास इतने सारे बच्चे काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेरे काउंसलर्स के पास जाते हैं, वो बोलेंगे सर मुझे जाना पब्लिक में ही है, बट अगर लेट्स से एन एग्जांपल कंप्यूटर साइंस आपकी फील्ड है, और अगर आपको कंप्यूटर साइंस में जाना है और आपके परसेंटेज कम है, सीजीपीए कम है, आपको हमें पता है कि आपको पब्लिक में एडमिशन कंप्यूटर साइंस में नहीं मिल पाएगा, तो बच्चे क्या आर्ग्यूमेंट करेंगे, सर कहीं पे भी दिला दो, हमें तो पब्लिक में जाना है, फ्री में जर्मनी पहुंचना है। तो प्लीज़ मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप कोई भी कोर्स में जर्मनी में पब्लिक में फ्री में मत जाइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी मैंने आपको समझाया कि जर्मनी में हमें जाके अपनी स्किल्स बढ़ानी है, जर्मनी में जाके हमें इनोवेशन इन्वेंशन करना है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जर्मन गवर्नमेंट आपके पास पैसा लगा रही है, आप पे पैसा लगा रही है। तो हमें ये देखना है कि मुझे किस में इंटरेस्ट है, मुझे क्या करना है, ये हमें देखना है। ये हमें नहीं देखना है कि मुझे क्या सामने से मिल रहा है और उसमें मुझे चले जाना है। नहीं दोस्तों, प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, अदरवाइज आपकी लाइफ खराब हो सकती है, आपका फ्यूचर, आपका करियर खराब हो सकता है। तो कैसे, हमें सबसे पहले कोर्सेज को देखना है। सबसे पहले डिफाइन, आपका गोल डिफाइन होना चाहिए कि मैं अगर अब्रॉड एजुकेशन के लिए जा रहा हूँ तो मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं जर्मनी क्यों जा रहा हूँ। तो ये डिफाइन गोल आपका डिफाइन होना चाहिए। अच्छा, गोल आपकी क्या होना चाहिए कि आपको रिसर्च में जाना है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक एजुकेशन में रिसर्च में जाना है तो टीयू यूनिवर्सिटीज देखनी है, इंडस्ट्री में जाना है तो एफएच देखनी है, पीएचडी क्या करना है, पीएचडी करना है तो टीयू देखना है, फिर प्रेफर्ड फील्ड प्लस स्पेशलाइजेशन। ऐसी भी फील्ड्स है, ऐसे भी कोर्सेज हैं जो स्पेशलाइजेशन के साथ मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे से धीरे से करनी है। फिर ये सारा डिफाइन गोल हो गया आपका, फिर आप राइट यूनिवर्सिटी पिक करिए, यूनिवर्सिटी करिए, टीयू करिए, या तो यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस या प्राइवेट करिए। शॉर्टलिस्ट करिए प्रोग्राम्स को। जो डाड का डेटाबेस है, हम लोग बहुत सारे वर्कशॉप्स करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, लाइव जाके बच्चों की प्रोफाइल चेक करते हैं, लाइव जाके बच्चों के लिए यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बनाते हैं। सो आप भी कर सकते हैं dad.de से आप बहुत सारे अपने प्रोग्राम्स को सर्च कर सकते हैं। मल्टीपल फिल्टर्स होते हैं, फिल्टर लगाइए, इंग्लिश टॉट, जर्मन टॉट, सिटी, टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी, टाइप ऑफ प्रोग्राम, इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग, नेचुरल साइंसेस, बहुत सारे फिल्टर्स हैं। आप फिल्टर्स लगा के आप अपने कोर्सेज ढूंढ सकते हो। उसके बाद आप अपने रिक्वायरमेंट मैच करिए, क्या जो उस यूनिवर्सिटी को मॉड्यूल्स चाहिए वो मेरे पास है, जो उनके कितने मिनिमम ग्रेड्स चाहिए, ECTS चाहिए, लैंग्वेज क्या है, टेस्ट क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, उसको मैच करिए। ऐसा नहीं कि मैंने ये यूनिवर्सिटीज़ की 10 लिस्ट बना ली उसमें मेरा हो जाएगा, नहीं। जैसे कि मैंने बताया कि सेंट्रल स्ट्रक्चर नहीं है, हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है। एस्टिमेट टोटल कॉस्ट, कितनी सेमेस्टर फीस है, लिविंग क्या है, स्टेट स्पेसिफिक ट्यूशन फीस के रूल्स क्या है, वो भी आपको चेक करने हैं। अप्लाई स्ट्रेटेजिकली, आपको ऐसा नहीं है कि सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दो जहाँ पर बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, तो हमें बैकअप ऑप्शन भी रखना है। तो लाइक हमें हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटी रखनी है, हमें हमारा सेफ ऑप्शन रखना है और अपना बैकअप प्लान भी रखना है। तो हम लोग अमृतपाल विजन 3 हिसाब से अपनी लिस्ट को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट,
dream of the student, then safe option for the student, and third is 100% option for the student कि इसमें तो बैकअप प्लान में इसमें तो एडमिशन हो ही जाएगा। तो ऐसे आपको अपनी लिस्ट को डिवाइड करना है। जो फिल्टर्स है मैंने आपको बताया, लैंग्वेज फिल्टर होता है, ECTS फिल्टर होता है, सिटी हाउसिंग मार्केट आपको देखना है, इंटर्नशिप देखना है, डेडलाइंस, ये सारी चीज़ें आपको अपने हिसाब से चेक करके अपने गोल में डाल के यूनिवर्सिटी को फाइनल करना है। आपको कहीं पे भी डाउट है रिलेटेड टू यूनिवर्सिटीज़, मेरे काउंसलर से बात करिए, वो आपको पूरी गाइडेंस देंगे। अभी मास्टर्स इन जर्मनी के रिक्वायरमेंट्स क्या है, राइट? रिक्वायरमेंट्स बहुत सिंपल है। ये मैंने जो फील्ड्स हैं, ये मैंने जो चीज़ें हैं वो आपके लिए डाली हैं। तो 7.3 तो आपको मिनिमम चाहिए, 7.3 आपको मिनिमम चाहिए। मतलब जर्मनी में जर्मन ग्रेडिंग सिस्टम भी होता है जो 1 to 5 पे होता है। 1 इज बेस्ट, 5 इज फेल। तो 1 के बीच, 1 से जो 2.5 होता है, राइट, 1 to 2.5, 1 इज बेस्ट, 2.5 होता है कि हाँ भाई एडमिशन ठीक ठाक यूनिवर्सिटी में आ जाएगा। तो जो इंडिया में अगर आपके 7.3 CGPA आते हैं तो दैट इज अराउंड 2.5 जर्मन ग्रेडिंग, जो लास्ट है मिनिमम, वो बोलते हैं कि मिनिमम 2.5 होना चाहिए, तो दैट इज 7.3 CGPA। अभी 8.3 CGPA हम रिकमेंड करते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करने के सोचने के लिए। हाँ, अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, कोर्सेज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, कोर्स कॉम्प्रोमाइज करके आप कोई ऐसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में फ्री में पढ़ना चाहते हो, स्टिल यू कैन गेट विथ 7.3, बट वो कोई मतलब का नहीं है दोस्तों। अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है, 8.3 रिकमेंडेड है। जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लिया आपने, इलेक्ट्रिकल कर लिया टॉप यूनिवर्सिटी में, 8.3 CGPA होंगे, अप्लाई करो। 9.0 CGPA अगर आप TUM LMU में जा रहे हो, इवन TU बर्लिन में जा रहे हो, इवन TU डार्मस्टाड में जा रहे हो, इवन KIT में जा रहे हो, तो 9.0 CGPA कंप्यूटर साइंस के बच्चों को इसके नीचे होंगे तो AI डेटा साइंस में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये नीचे मैंने लिखा है, इंजीनियरिंग में जाना है तो 8.0 से आप चालू कर सकते हो चीज़ें। कंप्यूटर साइंस AI 8.8 बेंचमार्क है हमारे लिए, जिसमें हम एप्लीकेशंस लेना बच्चों की स्टार्ट करते हैं। हम प्रोफाइल अगर कंप्यूटर साइंस डेटा AI में जाना है तो हम लोग 8.8 से नीचे नहीं लेते। हम बोलते हैं कि भाई तुम खुद ही कर लो, हमारी वीडियो देखो, खुद कर लो, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सारे बच्चों के एडमिशन्स आएँ। बट अगर आप ये बोलते हैं कि मैं कंप्यूटर साइंस AI में अप्लाई करूंगा प्लस प्राइवेट में भी जाना चाहता हूं, मेरे ऑप्शन ओपन है, तो जरूर आप अपना लक अमृतपाल विजन से ट्राई कर सकते हैं। बट अगर आप बोलोगे कि नहीं मेरे को तो इसी में जाना है, इतने परसेंटेज है, तो आप खुद भी अपना एप्लीकेशन कर सकते हो। अगेन बिजनेस में 7.3 CGPA से प्लस होते हो, आप अपना एप्लीकेशन चालू कर सकते हो। लॉ जो LLM डिग्री होती है, जर्मनी में इंग्लिश में LLM डिग्री भी मिलती है, तो उसमें आप 8.0 प्लस में एप्लीकेशन करने का सोच सकते हो। तो ये मिनिमम बेंचमार्क है जो मैंने बनाया हुआ है लास्ट 10 साल के अपने पूरे हिस्ट्री में, 10 साल के पूरे एक्सपीरियंस में, कि अगर इतने होते हैं तो आपका इन ठीक ठाक यूनिवर्सिटी में एडमिशन आ जाता है। ओके, अभी हम बात करेंगे एडमिशन प्रोबेबिलिटी। ये अमृतपाल विजन का इनसाइट टेबल है, राइट? ये हम लोग इससे असेस करते हैं बच्चों को। अगर आपके 8.4 से लेके 10 CGPA तक है तो आपके 100% से 95% चांसेस है पब्लिक में आने के। अगर आपके उससे कम CGPA हो जाते हैं फिर आपके 50% चांसेस है पब्लिक में आने के। तभी हम बोलते हैं कि पब्लिक भी अप्लाई करो, प्राइवेट भी अप्लाई करो। फिर अगर उससे नीचे होते हैं 6.9 से लेके 6.3 CGPA तक, तभी हम आपको पब्लिक का नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें पता है हम 20, 25, 30 जगह अप्लाई करेंगे तब जाके शायद एक आएगा, शायद 50-50। उस केस में हम बच्चों को बोलते हैं कि भाई सीधा प्राइवेट चले जाओ, जल्दी से जल्दी जर्मनी चले जाओ। अदरवाइज अभी हमने देखा 70% का रूल आया, फ्यूचर में हो सकता है बैचलर्स वाले बच्चों के लिए भी कोई रूल आए, हो सकता है, राइट? ये मैं प्रिडिक्शन कर पा रहा हूँ, क्योंकि हजारों बच्चे उधर ही जा रहे हैं जर्मनी, कोई दूसरी कंट्री सोच भी नहीं रहा है। हम बोलते हैं कि भाई तू यूके चले जा, जर्मनी को नहीं जा सकता। नहीं, मेरे को तो जाना ही जर्मनी है। भाई तेरी H- यूनिवर्सिटी है, नहीं मेरे को तो जाना ही जर्मनी। तो आज जर्मनी में वो भी बच्चे जा रहे हैं जिनकी H- यूनिवर्सिटी है। पता है कि उधर अभी इतना वॉल्यूम है, बच्चों की रिक्वायरमेंट है और ग्रेजुएट्स की रिक्वायरमेंट है। 1 मिलियन लोग चाहिए उनको काम करने के लिए।
सो ये TU9 यूनिवर्सिटीज है, 9 एक्सीलेंट यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी स्पेशली फॉर रिसर्च। ये TU9 है। TU9 का मतलब ये नहीं है कि ये वर्ल्ड रैंकिंग में भी है, राइट, ऑब्वियसली वर्ल्ड रैंकिंग में भी है। मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि कभी भी आप रैंकिंग वैंकिंग के पीछे जर्मनी में मत भागिए, रैंकिंग का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन दे रही हो, राइट। वो रैंकिंग वाली वेबसाइट्स को पैसे नहीं देती है, राइट। रैंकिंग वाली वेबसाइट को पैसे नहीं देती है कि मेरी वेबसाइट, मेरा जो रैंकिंग है पहला बताइए, दूसरा बताइए। इसीलिए जर्मन यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग आप देखोगे बहुत पीछे। बट अगर आप जर्मनी के बारे में बात करोगे तो जर्मनी में TU9 ग्रुप इज वन ऑफ द बेस्ट, राइट। TUM आता है, RWTH आता है, डार्मस्टाड आता है, हनोवर आता है, KIT, यूनिवर्सिटी स्टुटगार्ट, TU बर्लिन, ड्रेसडेन एंड ब्राउनश्वाइग। ये आपकी TU9 यूनिवर्सिटीज है, मीन्स एक्सेलेंट रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज। इसके बाद आता है आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो टॉप जर्मन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, तो UMCH जर्मनी का पहला मेडिकल स्कूल जो इंग्लिश में मेडिसिन कराता है। FOM यूनिवर्सिटी, अच्छा FOM में क्या पढ़ोगे आप मैनेजमेंट भी पढ़ सकते हो, आप इंजीनियरिंग भी पढ़ सकते हो। PFH MBA के लिए बेस्ट। फिर IGC होक्सचुले ब्रेमेन, होक्सचुले ब्रेमेन में भी कोर्सेज आपको मिलेंगे, ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है, राइट। EBS यूनिवर्सिटेट, HDWM आपको MBA का 1 ईयर का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर। IB होक्सचुले डिजिटल हेल्थ, राइट, इसमें भी 1 ईयर प्रोग्राम का एडमिशन मिलेगा। म्यूनिक बिजनेस स्कूल, यूरोप का वन ऑफ द बेस्ट B स्कूल है ये, तो यूरोप म्यूनिक बिजनेस स्कूल में आपको MBA और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोग्राम मिलेंगे। CBS कलोन बिजनेस स्कूल, मतलब जर्मनी की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस कलोन बिजनेस स्कूल। अच्छा, इसमें इसका मैं एक आपको बताता हूँ, एक हमारी यूट्यूब वीडियो में एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट को राइट 3rd सेम के बाद ही 49,000 यूरोस का स्टार्टिंग पैकेज मिला था, स्टार्टिंग पैकेज, बट ही जॉइन, उसकी सैलरी 60,000 प्लस थी, राइट। सो ऐसा नहीं है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ही प्लेसमेंट्स होते हैं। अगर आपके पास स्किल है, बेसिक वर्क एक्सपीरियंस है और जर्मन लैंग्वेज आती है, 3rd सेमेस्टर में बच्चों को प्लेसमेंट मिला हुआ है। कंस्ट्रक्टर यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग के प्रोग्राम कर सकते हो। हर्टी स्कूल बर्लिन में, वन ऑफ द ओल्ड स्कूल, इसको जर्मनी की एक NGO चलाती है, बहुत पुरानी कंपनी है, वो इसको चलाती है। और ये इधर पॉलिटिकल कोर्सेज, पॉलिटिकल साइंस के कोर्सेज होते हैं, गवर्नेंस के कोर्सेज होते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा स्कूल है। देन होक्सचुले फ्रिजनॉइस, उन बच्चों के लिए जो बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड टू B ग्रुप कोर्सेज जर्मनी में कर सकते हैं। ISM इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, अगेन फाइनेंस के कोर्सेज अगर आप जर्मनी में करना चाहते हो, फाइनेंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, HR हो गया, बेस्ट है। गिज्मा यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस, अभी इधर का AI प्रोग्राम वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम इसमें पूरे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चल रहा है। तो पहले गिज्मा थी नॉन जर्मन, अभी जर्मन डिग्री प्रोवाइड करती है। इट्स अ कंप्लीट जर्मन स्कूल राइट नाउ। ओके, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आपके लिए क्या है? लैंग्वेज रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है, प्रोग्राम वाइज डिपेंड करते हैं, बट मेरा मिनिमम बेंचमार्क है 6.0 तो होना ही चाहिए अगर आप जर्मनी जा रहे हो, क्योंकि 6.0 में आपको मोस्टली यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन मिल जाएंगे। 5.5 में भी है, बट 6.0 तो ज़रूर लाइए। बट मिनिमम जो आपको रिसीव करना है, राइट, दैट इज 6.5, 7.0, क्योंकि 7.0 अगर आप लाते हो तो जर्मनी की सारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिग जर्मन यूनिवर्सिटीज दे वांट 7 बैंड्स। टॉफेल में 9200, कैम्ब्रिज में C1 C2 आपका लैंग्वेज होना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जर्मन एग्जाम। जर्मन एग्जाम, अगर आप जर्मन थॉट प्रोग्राम में जा रहे हो तो जर्मन थॉट प्रोग्राम में TDN लेवल 4, DSH2 और होक्सचुले C1 C1 होक्सचुले चाहिए होता है। और अगर आप गोएथे इंस्टीट्यूट से आपका जर्मन कर रहे हो तो गोएथे से आपको C2 चाहिए होता है। तो अगर आप जर्मन थॉट में जा रहे हो तो यू नीड एनी ऑफ देम। ऐसा नहीं कि सारी लैंग्वेज करनी है, ये अलग अलग लैंग्वेज बॉडी से अलग अलग पैटर्न है। DSH जो है वो जर्मन यूनिवर्सिटीज लेती है, जो टेस्टाफ है लैंग्वेज स्कूल्स लेती है, LS लिख रहा हूँ लैंग्वेज स्कूल्स। जो गोएथे है वो खुद एक लैंग्वेज स्कूल है, टेल्क है वो भी लैंग्वेज स्कूल्स एडमिशन आप मतलब आपको एग्जाम्स लेती है। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर आप इंग्लिश टॉट में जा रहे हो तो इंग्लिश टॉट में ऑब्वियसली आपको इंग्लिश भी करना है,
बट फ्यू मॉड्यूल्स ऑफ जर्मन भी करना है, A1 A2 B1 एटलीस्ट आप करना। बट मैं चाहता हूँ अगर आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में जाते हो, मैं रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि एटलीस्ट टिल C1 करें, सो दैट आपको 100% जॉब मिले, आप जॉबलेस ना रहें। आने वाला टाइम जर्मनी के लिए जितने बच्चे जाएंगे उतना डिफिकल्ट होगा, उतना कॉम्पिटिटिव मार्केट बनेगा। तो आपको उस कॉम्पिटिटिव मार्केट को चीरने के लिए आपके पास जर्मन C1 होगा तो 100% जॉब मिलेगा। ओके, व्हाट यू नीड टू अप्लाई, आपको एप्लीकेशन करने के लिए ऑब्वियसली आपको 10th 12th एंड यूजी की मार्कशीट्स चाहिए कंप्लीट। APS सर्टिफिकेट आपको चाहिए, इंडियन स्टूडेंट्स मैंडेटरी। APS सर्टिफिकेट एक ये सर्टिफिकेट होता है जो जेन्युइनिटी, आपकी ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट को चेक करता है। अभी आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, आज ही नया एक अपडेट APS से आया है कि आधे अधूरे डॉक्यूमेंट्स आप APS में मत भेजिएगा। लेट्स से एन एग्जांपल, आपका डिग्री प्रोग्राम 8 सेमेस्टर का है बट आपने 7 सेमेस्टर से APS ले लिया, तो वो बोल रहे हैं कि प्लीज़ ऐसी एप्लीकेशन हमें मत सेंड करिए, आप पहले एजुकेशन कंप्लीट करिए फिर APS के लिए अप्लाई करिए। तो APS के लिए आपको तभी अप्लाई करना है जब भी आपके पास 8 स्टैम की मार्कशीट्स आ जाए। IELTS TOEFL मैंने आपको बताया, जर्मन लैंग्वेज भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप इंग्लिश में जाना चाहते हैं तो एटलीस्ट B1 करिए, और जर्मन में तो आपको C1 होक्सशुले टेस्ट DSH2 और TDN लेवल 4 टेस्ट डाफ में चाहिए, राइट। जर्मन टॉर्क में आपको TDN लेवल 4 और C1 होक्सशुले चाहिए। SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कितनी बार यूनिवर्सिटीज ईमेल करती हैं अपने प्रोफेसर्स को कि भाई देखो ये स्टूडेंट का ये आपने दिया है, दिस इज योर, राइट, तो वो भी आपको करवाना। ब्लॉक अकाउंट चाहिए होता है। वीज़ा कैटेगरी आपका टाइप D वीज़ा होगा। टाइप D इज़ अ लॉन्ग टर्म रेसिडेंट वीज़ा टू स्टडी इन जर्मनी, जो कन्वर्ट हो सकता है एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट कन्वर्ट हो सकता है रेसिडेंस परमिट में, रेसिडेंस कन्वर्ट हो सकता है सिटीजनशिप में। ओके, एप्लीकेशन टाइमलाइन। जब भी आप सोचते हैं कि जर्मनी जाना है, आप स्टार्ट करें 1 साल पहले, और सबसे पहले ये देखें कि मेरे अभी के ग्रेड्स क्या हैं, मैं कितने ग्रेड्स को इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में जा सकता हूँ। उन यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करें जल्दी से जल्दी और अपना प्लान रेडी करेंगे, मैं कब अप्लाई करूँगा, उसकी डेडलाइंस क्या है, जर्मन लैंग्वेज क्या चाहिए, आपको GRE GMAT चाहिए या नहीं चाहिए, आपको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम उधर देनी है नहीं देनी, जर्मन लैंग्वेज कितना चाहिए, IELTS कितना चाहिए, लास्ट डेडलाइन क्या है, उस हिसाब से सारी अपनी तैयारी आपको चालू करनी है। सो जल्दी से जल्दी हम देखेंगे, पहले से 9 से 12 महीने में हम फील्ड सिलेक्ट करेंगे, शॉर्ट टर्म हम लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को चेक करेंगे। जो 6 से 9 महीने जब भी बाकी होंगे, IELTS का प्रिपरेशन, गैदर ट्रांसक्रिप्ट, सिलेबस, मॉड्यूल्स, प्रूफ। अभी सिलेबस, मॉड्यूल्स, प्रूफ क्या होते हैं, हमें आपके मॉड्यूल्स अपलोड करने पड़ते हैं यूनिवर्सिटी पोर्टल पे कि भाई आपने ये पढ़ा हुआ है, राइट। तो वो सारी चीज़ें हमें लेनी पड़ती है। APS हमें चाहिए इफ़ रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर हम इंडियन, चाइनीज़ और वियतनाम से एप्लीकेशन करते हैं तो APS चाहिए। राइट योर SOP मोटिवेशन लेटर चालू करिए, रिक्वेस्ट फॉर रिकमेंडेशन लेटर, सबमिट एप्लीकेशन यूनिअसिस्ट या यूनिवर्सिटी पोर्टल पे। ऑलरेडी यूनिवर्सिटी पोर्टल पे मैंने बहुत वीडियो बनाए हुए हैं, आप ज़रूर जाके चेक करिएगा। फिर लास्ट के जो 3 महीने हैं, आपके डिसीजन को ट्रैक करिए, फाइनेंस करिए, आप ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाइए, लोन के लिए अप्लाई करिए, स्कॉलरशिप अप्लाई करिए, एंड स्टार्ट वीज़ा प्लस हाउसिंग सर्च। ये पूरा आपका टाइमलाइन होने वाला है। अभी मंथली लिविंग कॉस्ट जर्मनी में आपका क्या है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जर्मनी में कोई बैंक बैलेंस ऐसा कुछ नहीं दिखाना है कि ये बैंक बैलेंस है जी मेरा 50 लाख का है, 30 लाख का। जैसे न्यूजीलैंड में बैचलर्स के लिए अगर आप जाते हो तो 70 लाख दिखाना पड़ता है, अगर आप मास्टर्स के लिए जाते हो 50 लाख दिखाना पड़ता है, सेम US में 50 लाख दिखाना पड़ता है। तो जर्मनी में दे डोंट वांट टू सी योर मनी, दे वांट कि जर्मनी आ रहे हो तो प्रीपेड लिविंग एक्सपेंसेस जमा करा के आओ हर महीने के। तो ये ब्लॉक अकाउंट आपको ओपन करवाना है। पर मंथ आप 992 यूरोस विड्रॉ कर सकते हो फॉर 12 मंथ्स। सो उसके अंदर ये जो आपका पूरा है वो आप कैसे स्पेंड करोगे, तो ये आप सबसे बड़ा आपका जो पार्ट है वो हाउसिंग में स्पेंड होगा। उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है फूड में स्पेंड होगा। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस, सॉरी नॉट ट्रांसपोर्ट, पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस 140 यूरोस पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस है, वो भी सबसे बड़ा है। फिर बुक्स, क्लोथ्स, आपका रिकर्शन एक्सपेंसेस वो सारा आप करोगे। टेलीफोन, इंटरनेट एंड रेडियो, ये पूरे आपके एक्सपेंसेस होते हैं। तो आप ये पूरा जो सर्कल है इस हिसाब से स्पेंड करोगे। मेजर पार्ट आपका ब्लॉक अकाउंट का आपके रेंट में जाने वाला है। ओके,
वर्क वाइल स्टडिंग, राइट, वर्क वाइल स्टडिंग। जर्मनी ये चाहता है कि स्टूडेंट आए जर्मनी में, क्योंकि देखिए हम जाते हैं पूरा दिन पढ़ तो नहीं सकते, और पूरा दिन अगर पढ़ेंगे भी तो उसका कोई अल्टीमेट आउटकम नहीं है, राइट। अल्टीमेट आउटकम मीन्स आप पढ़ाई कितना ही कर लेंगे, आपको चाहिए कि आप नेटवर्क बनाओ जर्मनी में, आपको चाहिए कि आप थोड़ा बहुत अपने आप को फंड कर पाओ, आप जाओगे, कल्चर देखोगे, जर्मन सीखोगे। सो पार्ट टाइम जॉब जो है वो पहले मिलता था, जब भी हम लोग पढ़ते थे तो 120 और 240 थे, राइट, फुल डे। मतलब in a 1 year 140 full days you can work और 280 half days 20 hour per week। ये आपका नॉर्मल जो है अलाउंस है जर्मनी में। सो आप मतलब वही मैंने आपको बताया, वर्क एक्सपीरियंस गेन करोगे, आप नेटवर्क बनाओगे, लिविंग कॉस्ट को आपको हेल्प कर देगा, बेटर जर्मन, आप जर्मन सीख पाओगे और आप अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर में ले पाओगे। अच्छा, जब भी पार्ट टाइम जॉब करोगे, हमारा ये मतलब नहीं होता है कि आप, मेरे बच्चे जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं वो जो सी कैटेगरीज की जॉब होते हैं वो नहीं करते, जैसे कि डिलीवरी, फूड डिलीवरी हो गया और रेस्टोरेंट में वेटर हो गया, राइट। दो दे आर गुड जॉब, मैं उनको नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, बट आप जर्मनी में अगर आपको लैंग्वेज आता है, C1 लैंग्वेज आता है, आप वर्क स्टूडेंट जॉब कर सकते हो। वर्क स्टूडेंट मीन्स आप उन कंपनीज में अपने आप को प्लेस करवा सकते हो। अगर आपका फर्स्ट सेकंड सेम फिनिश हो गया है तो लेट्स से एग्जांपल सीमेंस, मर्सिडीज, BMW, आप सिंपल लिखेगा वर्क स्टूडेंट जॉब इन जर्मनी, तो मर्सिडीज की 50 पोजीशन आएगी, SAP की आएगी, बहुत सारी कंपनीज, एयरबस की आएगी, BMW की आएगी। उन कंपनीज में आप वर्क स्टूडेंट के लिए काम कर सकते हो। और बहुत सारे अपने स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट वर्क स्टूडेंट में काम करते हैं, ना कि वो C कैटेगरीज की जॉब करते हैं। उसके लिए भी वीडियो आने वाला है, बने रहिए इस चैनल पे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको जर्मनी के लिए देखने मिलेंगे। स्टे आफ्टर ग्रेजुएशन, आपको देखो जर्मनी एक ऐसी कंट्री है कि आपको स्टडीज के बाद जो 18 महीने सिर्फ जॉब सर्च का वीजा देगी कि आप जर्मनी रहो और जॉब सर्च करो, राइट। सिर्फ फर्स्ट कंट्री है जो वर्क परमिट नहीं है, इट्स नॉट अ 18 months वर्क परमिट, इट्स अ जॉब सीकर वीजा to find a job in Germany. International graduates can get up to 18 months to look for a qualified employment. During this period, you may take any type of job. Once you get a qualified job, you can switch to a work permit pathway. अच्छा, ये जो 18 months में हमें क्या करना है? हमें करना है कि हमारा जो EU ब्लू कार्ड है, राइट, आगे आने वाला है स्लाइड, EU ब्लू कार्ड के हिसाब से हमें अपना जॉब सेलेक्ट करना है। अभी EU ब्लू कार्ड में क्या होता है कि उसमें 2 कैटेगरीज उन्होंने डाली हुई है, एक है शॉर्ट स्किल्ड लेबर, राइट, SS में लिखता हूँ, और एक होता है नॉर्मल जो डेली जो इम्पोर्टेंट डेजिग्नेशंस होती है, लाइक मैनेजेरियल पोजीशन, मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स। मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स की रिक्वायरमेंट अलग है और शॉर्ट स्किल्स लेबर की रिक्वायरमेंट, शॉर्ट स्किल प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट अलग है। तो अगर आप उस कैटेगरी को फुलफिल कर रहे हो तो आपको ब्लू कार्ड मिलेगा। अगर ब्लू कार्ड कैटेगरी में नहीं आते हो तो आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलेगा जो हर 2 साल में रिन्यू होगा। ब्लू कार्ड 3 साल का मिलेगा और 3 साल के बाद अगर आपके पास B1 है, 21 महीने में परमानेंट रेसिडेंसी फाइल कर सकते हो, 21 महीने में। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कंट्री टू प्रोवाइड परमानेंट रेसिडेंस इज जर्मनी इन जस्ट 21 months। और 5 साल आपने टोटल रह लिए जर्मनी में, you are a citizen of Germany, you have to apply. But best part is I want to show you. So EU blue card for graduates with a qualified job offer plus salary threshold. एक थ्रेशोल्ड होता है सैलरी का, उसके बाद आप ये EU ब्लू कार्ड अप्लाई कर सकते हो। शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस होती हैं और शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस की लोअर थ्रेशोल्ड होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके बारे में हम EU ब्लू कार्ड के बारे में वीडियो बनाने वाले हैं, वो अलग है, इसमें मैं ज़्यादा कवर नहीं करूँगा। सेटलमेंट परमिट आफ्टर 27 to 33 months A1 और 21 मंथ अगर आप B1 आपका आता है, B1 आपके पास है, तो 21 मंथ में आप अपना PR अप्लाई कर सकते हो। देन कम्स PR, ये होता है जर्मन पासपोर्ट, वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट, जो मोस्टली 180 ओवर कंट्रीज में आपको फ्री विदाउट वीजा ट्रैवल करवाती है। और ये बहुत ईजी है, पहले आपको PR मिलेगा। देखो ये आपको ब्लू कार्ड मिला, ब्लू कार्ड इज नॉट अ परमानेंट रेसिडेंसी। ब्लू कार्ड आपको मिल गया, उसको कन्वर्ट करना है, आपको परमानेंट रेसिडेंसी में कन्वर्ट करना है। सो वंस यू आर ऑन अ परमानेंट रेसिडेंसी वीजा,
और आपने टोटल जर्मनी में 5 साल बिताए हैं, सो लेट्स से एन एग्जांपल 2 साल आपके मास्टर्स के, राइट, और 3 साल आपने जॉब करी है एज अ ब्लू कार्ड, टोटल हो गए 5 साल, यू कैन फाइल फॉर अ सिटीजनशिप। ऐसा नहीं है कि 5 साल जॉब करने के बाद, तो जर्मनी बेस्ट है। बहुत कम बच्चों को पता है कि जर्मनी में जो स्टूडेंट पीरियड है वो भी काउंट होता है टुवर्ड्स योर सिटीजनशिप। सो if you are confused which country, which course to select, you can always contact us. Our counselors are always there to support you, right? So see you soon in the next video. Channel को subscribe कर लीजिए, बहुत important videos related to studying in Germany and studying abroad आने वाले हैं। See you soon. Bye bye.